गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज बात करेंगे कि क्या हुआ इंडियन मार्केट में, और उसके बाद फिर हम थोड़ा वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, जो लगेज कंपनी, जो कि एक लेगेसी लगेज कंपनी थी इंडिया की सबसे बड़ी। उसमें क्या दिक्कतें चल रही हैं, कई लोग उसमें फंसे हुए हैं। तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या हमें लग रहा है, और थोड़ा उसके बारे में हम बात कर लेंगे कि क्या से क्या चीज़ें उसमें टर्न अराउंड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो उस हिसाब से हम देख लेंगे। पर आज अगर हम इंडियन मार्केट पे जाएँ तो आज मार्केट थोड़ी फिसली हुई थी, और पूरे ग्लोबल में चीज़ें थोड़ी ख़राब ही चल रही हैं इस वक्त। और अगर आपको याद होगा तो हमने एक महीने पहले एक प्लेंटीर पे शेयर बनाया, प्लेंटीर पे एक बनाया था वीडियो, जिस पे हमने आपको बताया था कि कैसे प्लेंटीर का जो डाउनफॉल जैसे गिरा 200 के नीचे, और जैसे एक किस्म से उसमें थोड़ी सी गर्मी आई, हमें लगा कि थोड़ा सा शायद इस बुल रन को, जो इतनी तेज़ एआई की लेड बुल रन मिल रही है, शायद उसको एक हॉल्ट का सिग्नल मिल गया है। क्योंकि हम पेलेंटेर को काफ़ी बारीकी से देखते हैं जब ये बुल रन चल रही थी। और उस हिसाब से आप देखें तो एक महीने में अब लगभग आपका बिटकॉइन 30-35% डाउन हो चुका है। एनवीडिया भी अपने टॉप से लगभग 25% तक गिरा हुआ है। पेलेंटायर सॉरी, एनवीडिया की आज अर्निंग्स है, आज या कल में अर्निंग्स है। और जनरली जब एनवीडिया की अर्निंग्स होती हैं तो मार्केट थोड़ा गिर जाती है। पिछले 3-4 क्वार्टर से ये चीज़ देखी गई है। पर एनवीडिया जो है वो अर्निंग्स अपनी बीट करता लगातार आता चला जा रहा है। पर अब $5 ट्रिलियन की कंपनी है, मतलब देश की इंडिया की जीडीपी से भी ज़्यादा की बड़ी कंपनी है। तो उस हिसाब से अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा देखना कि आगे कौन से करवट बैठता है। पर ये भी हो सकता है, क्योंकि जब 2001 की भी जो एक डॉट कॉम बबल जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी ऐसे कई दफ़े हुआ है कि नैस्डैक चढ़ता था, फिर वहाँ से 20-20 30-30% का करेक्शन आता था, उसके बाद फिर जाता था। तो ये करेक्शन भी एक हेल्दी करेक्शन होता है, हम इसको डाउनफॉल या फिर क्रैश नहीं बोल सकते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आगे क्या कैसे जाती है मार्केट। और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी खड़े हुए हैं, जो मार्केट को कभी गिरने नहीं देते हैं। वो अगर मार्केट गिरती है तो वो ज़रूर आके खड़े हो जाते हैं और कुछ ना कुछ वैसे स्टेटमेंट पास करते हैं, या कुछ ऐसी न्यूज़ मार्केट को देते हैं जिससे मार्केट खुश होकर वापस से चढ़ने लग जाती है। इसीलिए शायद स्टॉक मार्केट के लोग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को इतना पसंद करते हैं। ही इज़ अ वेरी स्टॉक मार्केट फ्रेंडली पर्सन। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा इस पूरे सिनेरियो को देखना पड़ेगा। और अगर हम इधर इंडिया की बात कर ले तो कुछ खास हो नहीं रहा है, मतलब सब चीज़ वहीं खड़ी हुई है। कभी थोड़ा नीचे गिर जाते, कभी हमने 526,000 के दरमियान की एक रेंज पकड़ ली है। पिछले 1-1.5 महीने में हम उसी के आसपास घूमते रहते हैं, कभी कोई स्टॉक चढ़ जाता है, कभी कोई गिर जाता है। तो ऐसा कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग या इंटरेस्टिंग नहीं है, बट एक्यूमुलेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि अर्निंग्स आती जा रही हैं कंपनी में, और आपका जो पी रेशियो है वो घटता चला जा रहा है, अर्निंग पर शेयर आपके बढ़ते चले जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर आपको किसी कंपनी में बहुत ही ज़्यादा कन्विक्शन है और वो नहीं बढ़ रही है, तो ये अच्छा समय कि आप उस शेयर को एक कम दाम पे एक्युमुलेट कर पाएंगे। लास्ट वीडियो में, कल के वीडियो में, हमने उस टॉपिक पे ज़रूर बात करी थी कि कैसे शेयर जो है वो अचानक से, हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे कि कैसे शेयर कुछ नहीं कर रहे होते हैं 1 साल तक, उसके बाद फिर अचानक से वो 50-70-80% एक महीने में के दरमियान ही बढ़ जाते हैं, और उसके बाद फिर आप पकड़ नहीं सकते उसको। तो बात यह है कि कोई इनविटेशन लेटर नहीं आएगा जब वो शेयर को चढ़ने होगा, आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। हमने पेन ड्राई की बात की थी, तो उस हिसाब से आपको वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पर जो भी है, अब थोड़ा सा जो दिक्कतें हैं वो यूएस साइड से आ रही हैं, और यूएस साइड से हम लगातार, इसीलिए जो बात है, हम यहाँ पे इस वीडियो में यूएस और ग्लोबल बातें ज़रूर करते रहते हैं, क्योंकि आप कुछ भी, और इतनी ग्लोबल कनेक्टेड कॉस्मोपॉलिटन दुनिया हो चुकी है कि एक तार दूसरे से कनेक्टेड है, आप दोनों को सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बात कर लें कि अभी क्या इक्विटी का फ्यूचर्स चल रहा है, क्योंकि मार्केट आपकी यूएस की रात 8 बजे खुलती है, तो मेरे सामने फ्यूचर्स खुला हुआ है यूएस का। तो अगर नैस्डैक का फ्यूचर बात कर ले तो लगभग 85 पॉइंट डाउन है, आप लगभग 0.3-0.4% बोल सकते हैं। पर आज भी वो निगेटिव चल रहा है। बिटकॉइन भी डाउन है और लगभग $91,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 90,000 भी आ गया था 5% गिर के। तो एक दिन में बिटकॉइन में लगभग $1 बिलियन की सेलिंग होती चली जा रही है। $500 मिलियन से लेके $1 बिलियन की रोज़ की सेलिंग हो रही है, और लगभग एक महीने के अंदर $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रिप्टो करेंसी से वाइप ऑफ हो गया है। तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि सेलिंग एक अच्छी
आ चुकी है मार्केट में। और इसके जो कई ट्रिगर्स हैं वो ये भी है कि जो फेडरल रिजर्व के जो मेंबर्स हैं, जो बोर्ड मेंबर्स हैं, और जो दिसंबर में जो एफओएमसी आपकी फेडरल रिजर्व की जो कमेटी है जो रेट कट करने वाली थी दिसंबर में, उन्होंने थोड़े अपने हाथ वापस खींचे हैं। और अब जो प्रोबेबिलिटी है जो कि दिसंबर कट की ऑलमोस्ट श्योर सी मान ली गई थी, वो घट घट के अब 40% पर आ चुकी है। तो उस हिसाब से अब हमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि वहाँ से मार्केट या टेक स्टॉक्स को बिल्कुल पसंद नहीं है कि अगर इंटरेस्ट रेट कट प्राइस इन हो जाए और फिर वो वहाँ से हट जाए, क्योंकि टेक की कंपनीज बहुत ही ज़्यादा लेवरेज पे होती हैं और उनको पहले कैश बर्न करना पड़ता है। तो जितना ही ज़्यादा इनको वो फंडिंग हो, पैसा हो, इजी मनी हो, उस हिसाब से उनकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा तेज़ आती है। और हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जो मार्केट का जो पी रेशियो होता है इज़ ऑलवेज इनवर्स टू द इंटरेस्ट रेट। मतलब इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा मार्केट का पी रेशियो उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर मार्केट ने एंटिसिपेट कर रखा था कि हम 25 बेसिस पॉइंट दिसंबर में कट हो जाएगा, और उसके बाद आप वो कट जो है वो वहाँ से वापस घसीट लेते हो, तो आप देखेंगे कि पी की भी डी रेटिंग होगी, मार्केट को अच्छा नहीं लगेगा इस चीज़ को, और स्टॉक्स नीचे गिराए जाएंगे और पी रेशियो जो है वो घटा दिया जाएगा मार्केट का। तो वो चीज़ हमने जब से पिछले 5-6 दिनों से जैसे जैसे इनकी प्रोबेबिलिटी दिसंबर मीटिंग की कम हो रही है, हमने ये चीज़ अपने यूट्यूब चैनल पे आपको डेली आके बता रखा है। और हमने ये चीज़ बताई कि आप देखेंगे कि बिटकॉइन नीचे गिर रहा है, नैस्डैक भी नीचे गिरेगा और सब कुछ नीचे गिरेगा। और थोड़ी सी दिक्कत अब जो है वो जापानीज़ यील्ड से भी आ रही है कि जापानीज़ की जो येन में जो है वहाँ पे जापानीज़ बॉन्ड जो है वो काफ़ी, उनके जो बॉन्ड यील्ड है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। आप अगर 30 ईयर की बात करें तो लगभग 3.7% है। हमने पूरा पिछले वीडियो में, अगर आपको ना समझ में आई ये क्या है, तो हमने पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में हमने पूरा समझा रखा है जापान इफेक्ट में कि कैसे बॉन्ड यील्ड दिक्कत पूरी दुनिया को पैदा कर देगी। और वो चीज़ हम देख सकते हैं कि वो दिक्कत जो है वो लगातार पैदा होती चली आ सकती है। और उसी का आप देखें दुनिया भर में टेक जो है वो नीचे गिरा हुआ है। आप चाहे जापान का इंडेक्स देखें, कहीं भी देखें, और वो जो क्रिएट हुआ है जापानीज़ की जो यील्ड, वो है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने बोला कि वो $110 बिलियन का स्टिमुलस पैकेज देने वाली हैं। और स्टिमुलस कई तरह से हो सकता है, पर वो हमने पिछले वीडियो में पूरा कवर कर चुका है, तो आई वोंट प्रेफर रिपीटिंग दैट। पर अगर आपको ना समझ में आए तो हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना देंगे जिसमें हम ये पूरी पूरी कड़ी को एक समझा देंगे एक किस्म से, तो वो एक थोड़ा सा बेहतर होगा। पर अभी हम जब एक मार्केट अपडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बस लिंकेज को कनेक्ट करते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो बीएसई मिड कैप स्मॉल कैप है वो भी नीचे गिरा, वहाँ पे एक किस्म से तेज़ी नहीं आ पा रही है। और ठीक है, बहुत ओवर वैल्यूड हो चुके थे बीएसई मिड कैप। अगर आप इंडेक्स की बात करें, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, तो थोड़ा सा मार्केट अपने किस्म से उनको वापस एक मार्केट एवरेज पे लाके खड़ा कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉ ऑफ एवरेज इज अल्टीमेट। तो फिर आप देख रहे हैं कि चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड थी, थोड़ा इंडेक्स भी अपना करेक्ट हो रहा है, और 1-1.5 साल से पर ऑल टाइम हाई अभी अपना हिट किया भी था। आप देखेंगे मिड कैप इंडेक्स। तो उस हिसाब से चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें कि आगे मार्केट में क्या हो रहा है, कहाँ से तेज़ी आ रही है। पर अभी थोड़ा सा तो हमें यूएस और जापान में जो हो रहा है, थोड़ा अब हमें उसका वेट करना पड़ेगा कि वहाँ की चीज़ें क्या इवॉल्व होती हैं और कितनी इवॉल्व होती हैं, किस करवट वो जाके बैठ जाती हैं। तो उस हिसाब से अभी हमें वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे हमारी एक अच्छी नज़र बनी रहेगी, एनवीडिया की अर्निंग्स पे एक अच्छी नज़र बनी रहेगी। तो वो चीज़ हमें देखना पड़ेगा। और जापानीज़ इंडेक्स भी 2% गिरा है आज। और अभी हम जब रिसेंटली बात करते थे तो कैसे आपका जापानीज़ इंडेक्स लगा था 5-5% भी दिन का बढ़ता जाता, लगभग 48 या 38 ईयर्स बाद उसने अपना लाइफ टाइम हाई टच किया था। तो वो चीज़ है। और ये हो सकता है एक हेल्दी करेक्शन भी हो, क्योंकि कोई भी करेक्शन हो मार्केट को एक बहाना चाहिए होता है उसको रीज़न देने का। तो ये चीज़ भी हमें एक साइड ऑफ द माइंड में अपने रखनी पड़ेगी। हम पूरे मंदी या पूरे दविश में भी नहीं आ सकते हैं इस मार्केट सेंटिमेंट को लेके। बिटकॉइन आपका 5% गिरा, गोल्ड ऑलमोस्ट अब खड़ा हो चुका है, एक किस्म से स्टेबलाइज हो गया है। गोल्ड के प्राइस अब उतनी ज़्यादा उछाल या गिरावट अब हमें नहीं देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से अब हम चीज़ें देख सकते हैं। पर अब हम थोड़ी सी वीआईपी इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट भी आया जो कि बहुत ख़राब था, बट बहुत ज़्यादा एक उम्मीद भी नहीं थी उस रिज़ल्ट से। तो उस हिसाब से अब हमें देख लेते हैं कि वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि वीआईपी हो या सफारी हो, कई लोग इसमें फंसे हुए हैं मार्केट में।
तो उस हिसाब से वीआईपी इंडस्ट्री जो है वो इंडिया के सबसे बड़ी इंडस्ट्री और सबसे बड़ा है कंपनी है लगेज के मामले में। और अगर हम बात करें पूरे एशिया की भी लीडिंग कंपनी है, सबसे बड़ी, और दुनिया की ये सेकंड नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर हम इनके थोड़ा फाइनेंशियल देख लें तो मार्केट कैप लगभग 5,500 करोड़ की है और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल में घुसने की इसमें नीड नहीं है, क्योंकि कंपनी में काफ़ी कुछ रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। तो उस हिसाब से तो अगर हम देख लेते हैं कि 5,500 करोड़ के आसपास की कंपनी है, अभी लगभग 400 का शेयर प्राइस चल रहा है, 390 तक का। और पर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इनके पॉजिटिव हैं। पर अगर हम इनका देख लेते हैं पी रेशियो भी अगर हम देखें तो अभी तो क्योंकि निगेटिव ही है सब कुछ, तो इसलिए कुछ नहीं आ रहा है, बट बहुत ही स्टैग्नेंट ऐसा कुछ हमें फाइनेंशियल्स में देखने को नहीं है, क्योंकि हमने बात करी है कि बहुत ही ज़्यादा टर्न अराउंड कंपनी है। तो उस हिसाब से हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और इस सेक्टर में कोविड के बाद एक काफ़ी ज़्यादा बुल रन आया था, ऑप्टिमिज्म आया था। एक तो पेंट अप डिमांड आई थी। पेंट अप डिमांड क्या होती है कि यार कोई डिमांड नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, अचानक से वो डिमांड आती है, तो वो जो पुराना होता है पहले उसको कवर करती है, फिर अपने को कवर करती है, जो हम एवरेज की बात कर रहे थे। तो पुराने को भी एवरेज आउट करेगी, तो आप एक साल में उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखेंगे, और वही हुआ था कोविड के जस्ट बाद। तो एक पेंट अप डिमांड है। फिर आप देख रहे हैं कई किस्म से जो है कि अब जो लगेज है वो थोड़ा प्रीमियमाइजेशन की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि अब लोगों को लगेज में चार्जर पॉइंट भी चाहिए, जीपीएस भी आने लगा है एक किस्म से। और काफ़ी ये पहले जो एक नेसेसिटी थी, अब थोड़ा सा ये एक किस्म से आप बोल सकते हैं कि एक फैशन ट्रेंड भी आप लगेज में बोल सकते हैं। डिफरेंट कलर्स आते हैं, पहले सिर्फ एक कलर आता था, एक किस्म का बैग आता था, अब आप देखें तो बहुत ही किस्म के बैग आते हैं। और फिर आप देखेंगे कि हर जगह एक ट्रेंडी किस्म से चीज़ें चल रही हैं। तो एक काफ़ी चीज़ें बोली जाती थी कि इसमें प्रीमियमाइजेशन आएगा, बहुत लगेजेस चेंज होंगे, और हर इंसान के पास लगेज होता है, कई लगेज होते हैं, और वो चीज़ जाएंगी, चेंज होंगी। पहले उठाया जाता था, फिर उसके बाद आप देखेंगे व्हील्स वाले आए, उसके बाद अब धीरे धीरे कई किस्म की चीज़ें उसमें चेंज आ रही हैं। बट अब ये चीज़ें हो ही क्या, और कहाँ से ये चीज़ें बदलना चालू हुई, क्योंकि वीआईपी हो गया, कोई भी हो गया, सब चाइना से माल आउटसोर्स होता था। तो उसके बाद कई फर्म्स घुस गई इसमें, चाहे वो पी बैक्ड हो, चाहे वो वीसी बैक्ड हो, कई फर्म्स जो हैं वो इसमें घुसने लग गई। पैसा पा पा के, पी और वीसी का पैसा पा पा के वो इस फर्म इस लगेज, क्योंकि आपको सिर्फ चाइना से माल उठाना था और आपको यहाँ भेज देना था। तो यहाँ पे जो इन लोगों का जो मोट हुआ करता था वो एक किस्म से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अब जैसे ही वो मोड कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, आप देखें कि सब आपके फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे 50%, 60%, 70% डिस्काउंट पे भी लगेज बिकने लग गए। और तो कोई और सेम मटेरियल का सिर्फ सब कुछ आप बोलेंगे तो बिक रहा है, तो वो चीज़ हुआ इसमें। और इंडिया की जो मेन थी, आप सफारी देख लें, सफारी बहुत अच्छी अच्छी कांस्टेंट ग्रोथ लगातार करती रहती थी। फिर अगर आप देख ले तो आपका ये ऑर्गेनाइज लगे सेगमेंट में सफारी बहुत अच्छी कंपनी थी, और सफारी अभी भी किसी ना किसी तरीके से अच्छी कर लेती है। ऑल्दो उनकी भी ग्रोथ घटी है, बट उतनी ज़्यादा एक किस्म से नहीं घटी है। तो पर अभी भी अगर हम सफारी की बात कर ले तो सफारी लगभग 11,000 करोड़ की कंपनी है। और सेल्स अगर आप देखें तो लगभग दोनों की जो सेल्स है वो एक किस्म से सिमिलर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी सही है सफारी, जैसे वो कंपाउंडेड ग्रोथ देती आई 67 के पी पर है। तो वो चीज़ जो चालू हुई तो उसने काफ़ी हिट कर दिया। और फिर वीआईपी इंडस्ट्रीज़ एक फैमिली बिजनेस हुआ करता था, और अगली जो जनरेशन थी उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा घटने लग गया इस कंपनी में। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो काफ़ी इन्होंने काफ़ी इनसे कुछ कुछ गलतियां भी हुई जो वो कवर नहीं कर पाए उतना ज़्यादा। और पहले जो कंपनी थी जो 29 से 30% जो मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज, वो काफ़ी इनको दिक्कतें पिछले 2 साल में आने लग गई। और अब ये धीरे धीरे वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी को अपनी जो कंपनी का स्टेक है वो बेचने लग गए हैं। और अभी अगर हम बात करें तो काफ़ी प्राइवेट इक्विटी घुस आई है इसमें। अराउंड 3200 करोड़ का 3200 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए, लगभग 58% स्टेक जो है वो चेंज हो चुके हैं हैंड का। और अभी जो इनका रिजल्ट आया Q2 FY26 का, वो लगभग 23% रेवेन्यू डिक्लाइन है, ग्रॉस मार्जिन 30% से घट गया। पर थोड़ा अंदेशा था हमें कि ऐसी कुछ रिजल्ट आएगा, बट
बात जो इसमें मेन है वो रीस्ट्रक्चरिंग की है कि कैसे रीस्ट्रक्चर होगा, बट ऑल दो इतने प्लेयर्स घुस गए हैं तो किसी ना किसी तरीके से एक इनका मार्केट होल्ड भी है, काफ़ी ये रीस्ट्रक्चर होने के तो चांसेस लगते हैं। और एक इन्वेस्टर, शायद मैं आपसे बता दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ से हमें क्यों नहीं लेना है, पर विजय केवड़िया वो शायद 570-80 के रेट पे शायद कुछ ऐसे ही उन्होंने स्टेक लिया था, तो काफ़ी इन्वेस्टर्स उसमें या 550 के आसपास में उन्होंने स्टेक कंपनी में लिया था, तब शायद कई इन्वेस्टर उनका नाम सुन के घुसे होंगे और वो उसके बाद शायद 600 भी गया था उस जस्ट वन जंप के बाद, और अभी हम देखें तो 400 के भी नीचे मार्केट जो है अगर हम देखें तो प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से हमें देखना है कि हमें थोड़ा सा, और जो इसने लो बनाया वो लगभग 250 के आसपास का भी लो बनाया है, तो 600, 550, 600 से जो शेयर गिरा था वो लगभग आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा इसको मार पड़ी है, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा तक नीचे आया। अब अगर हम वीआईपी की बात कर लें तो कई ब्रांड्स हैं, जो एक तो वीआईपी जो आप इनका देखते हैं वो रहता है, उसके बाद स्काई बैग जो है वो आप स्कूल बैग या फिर आप देखेंगे कॉलेज गोइंग बच्चे जो रहते हैं वो लेके जाते रहते हैं स्काई बैग, वो लगभग 33% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और जो वीआईपी आपका लिखा रहता है वो 30। फिर इनका एरिस्टोक्रैट है वो मिड सेगमेंट में आता है, वो भी इन्हीं का है। फिर कार्लटन हो गया, वो इनका एक्वायर्ड ब्रांड है यूके का, वो प्रीमियम सेगमेंट में है। और कैप्रिसी, कैप्रिसी होता है लेडीज़ का हैंडबैग होता है। अगर आपने देखा होगा आलिया भट्ट वगैरह उनकी ब्रांड एम्बेसडर हुआ करती थी, तो ये चीज़ है। अगर हम इनके हाउस फैसिलिटीज़ देखें तो नासिक, नागपुर, जलगांव और सिन्नर यहाँ पे है, और जो ये सॉफ्ट लगेज जो रहता है वो ये आउटसोर्स करते हैं बांग्लादेश से, जहाँ इनके 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। तो एक जो बांग्लादेश की जो इंडिया के साथ जो कनेक्शन है, या कोई भी जो डिप्लोमेटिक अगर कंडीशन में कहीं खराबी आती है तो सफारी इंडस्ट्रीज़ को हिट पड़ता है, तो बांग्लादेश वाली कंडीशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर आप मार्केट इनकी पोजीशन देख ले तो लगभग 47% था इनका 2020 में, जो कि अब घट के 38% हो गया 2024 में। पर अभी भी ये मार्केट लीडर है, सेकंड में सफारी है 32% है, और तीसरे पे सैमसोनाइट है वो 30% है। तो मतलब 3 कंपनियां 90% अपना होल्ड कर रही हैं मार्केट शेयर लगेज इंडस्ट्री का, तो उस हिसाब से हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और फिर अगर हम देख लें इनका लगभग एक साल में जो शेयर है वो लगभग 20-22% गिर गया है, 250 का लो है, 525 का हाई है, और उस हिसाब से थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। पर जो अप्रैल मई का जो अपना जो इनका जो शौक है वो थोड़ा सा, आपका इंडिया पाकिस्तान का वॉर जो एक किस्म से स्कर्मिश हुई थी, वहाँ पे भी थोड़ा सा मार्केट नीचे गिरी थी, और उसके कारण जो बांग्लादेश के कारण मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस आ गए थे वो भी एक दिक्कत है। तो बांग्लादेश के साथ जो कंडीशन है वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके साथ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ से। फिर उसके बाद कई पी और वीसीज की एंट्री हुई, तो फिर वहाँ से शेयर ने काफ़ी तेज़ी बनाई। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि वहीं पे आके 425 वगैरह पे गया था जो लो से हाई, और उसके बाद आप देखें 10% नीचे आके ऑलमोस्ट मार्केट वहीं पे ट्रेड कर रही है। तो उस हिसाब से ये चीज़ वैसे चल रही हैं। और अगर हम रिसेंटली देख ले तो काफ़ी पी जो कंपनीज हैं वो लगभग 388 रुपीज़, और इन सब चीज़ों में 32% स्टेक अभी जो कई कंपनीज ने खरीदा है, जैसे शाम्वी बाग सिक्योरिटीज, सचेती फैमिलीज, इन सब ने खरीदा है 388 रुपीज़। तो इस हिसाब के मतलब कहीं ना कहीं जो इतने बड़े प्लेयर्स हैं वो लगभग इसको यहाँ पे प्राइस मान रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि अगर कंपनी यहाँ से थोड़ी रिकवरी लेती है, टर्न अराउंड चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं। तो वो हमें देखना बहुत ही पड़ेगा कि अब कैसे चीज़ें चलती हैं। अब जो इनके सक्सेशन चैलेंजेस थे वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आ गई थी, पर उन सब चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। हमें थोड़ा सा है कि अब कैसे ये आके यहाँ पे अपनी मार्केट शेयर को वापस लेना चालू करते हैं, क्या ये नई स्ट्रैटेजीज होती है। और अभी जो हम ये थोड़ा सा हम जो इनकी जो ग्रोथ थोड़ी सी देख पा रहे हैं कि जो हटी है, वो ये भी रहती है कि जब कोई नया पी आता है, जब कोई नया बोर्ड मेंबर्स आते हैं, कोई नए प्लेयर्स आ रहे हैं, टेक ओवर हो रही है, तो वो पहले जो पुराने पाप होते हैं इस कंपनी के, या जो पुराने गंदगी होती है वो इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। और गंदगी साफ करने का मतलब है अगर उन्हें कोई बिजनेस मॉडल का चीज़ें पसंद नहीं आ रही या कुछ नहीं आ रही, वो उसको हटाएंगे, साफ करेंगे, उसके बाद वो एक नया बिजनेस आइडिया से नई तरीके से रिवैम्प करेंगे उस चीज़ों को, नया बिजनेस मॉडल लेकर आएंगे। तो अभी जो है, अभी वो रिसेंटली घुसे हैं, ये जो आप ग्रोथ और आप जो ये सब चीज़ें देख पा रहे हैं वो तो एग्जैक्टली आप यही है कि आप देखेंगे कि
चीज़ें साफ़ हो रही है, अब वो नया एक बिज़नेस मॉडल आता है और वो कैसे आता है, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा-सा ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और अगर हम जो अब इनके जो ऑपरेशनल इश्यूज़ की बात कर लें कि दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं, तो इनका जो सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एरर हो गया कि ये एंटिसिपेट नहीं कर पाए सॉफ्ट से हार्ड लगेज। ये सॉफ्ट लगेज में बहुत ही ज़्यादा थे, पर जो मार्केट थी वो कोविड के बाद एक हार्ड लगेज की तरफ जाने लग गई। तो हार्ड लगेज जो है वो लगभग 80% बढ़ गई सेल्स। 80% ऑफ सेल्स जो होने लगी वो हार्ड लगेज में होने लगी। और वो चीज़ जो हो गया, और वो थोड़ा ड्यूरेबिलिटी थोड़ा एस्थेटिक रहता था, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो काफ़ी कलर्स डिफरेंट वैरायटी हार्ड लगेजेस में आ जाते हैं। बहुत वैरायटी ऑफ कलर्स हैं, बहुत ट्रेंडी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो उस हिसाब से ये चीज़ें, पर जो इनकी पोजीशन थी वो ये बांग्लादेश में सॉफ्ट लगेज में काफ़ी हैवली इन्वेस्टेड थे। तो वहाँ से जो ये चीज़ें एक किस्म से स्विच ओवर नहीं कर पाए, और फिर वहाँ से आप देखें सफारी और जो सैमसोनाइट है उन्होंने हार्ड लगेज में बहुत अच्छा किया। तो आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी डील्स आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन पे सैमसोनाइट और सफारी देते रहते हैं हार्ड लगेज। तो यहाँ से जो चीज़ें थी, तो वो चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी यहाँ से चीज़ें जाने लग गई। फिर जो आपका देखेंगे कि 2024 में बांग्लादेश के साथ क्राइसिस हुई, वहाँ पे भी थोड़ी सी दिक्कतें हुई। इंडियन स्टाफ को वहाँ से निकाला गया, वर्क फोर्स घटाना पड़ गया, पूरा कोलैप्स ही हो गया। उसके बाद फिर अभी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो इनका प्लांट है वो लगभग 85 से घट के 60% पे ही चल रहा है। तो इसलिए पूरा मार्जिन भी आप देखेंगे कि घट गया है। तो अगर वीआईपी का हम देख ले तो ई कॉमर्स से लगभग इनका 22 से 30% ऐसे रेवेन्यू आता है। तो मार्केट शेयर भी उन्होंने लूज़ ही किया है। तो उस हिसाब से ये चीज़ें हैं। अब इन्होंने बीसीजी को भी कंसल्ट किया था, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप जो है वो थोड़ा सा कि कैसे रीवैम्प किया जाए, पर थोड़ी सी जो दिक्कत है, तो एक किस्म से जो जो टर्न अराउंड है वो इस कंपनी में लगातार कोशिश करे जा रहे हैं कि ये हो। अब देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें हो पाती हैं कि नहीं हो पाती हैं। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। पर एक फेमस लाइन भी है कि टर्न अराउंड सेल्डम टर्न अराउंड, कि बहुत ही कम होता है कि टर्न अराउंड जो होते हैं वो टर्न अराउंड हो जाते हैं। बट ये ऑलरेडी मार्केट लीडर है और अभी भी मार्केट लीडर है। तो आप देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है। पर मैनेजमेंट ने अभी तक कोई खास एक पाथवे या फॉर्मल पाथवे नहीं बताया है कि हमें कैसे इसको बिजनेस को हम इसको एक किस्म से प्रॉफिटेबिलिटी पे लेकर आएंगे, या हम इनको जो है वो इम्प्रूव करेंगे। और अभी भी कोई टर्न अराउंड का प्ले नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक किस्म से इस प्राइस पे घुसना वुड बी लाइक, मतलब आपका आपका वो है कि अगर आपको पूरा ही इसकी मलाई चाहिए तो आप घुस सकते हैं। आपको पता ही नहीं है कि कितना समय लगेगा, कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है। बट अगर बिजनेस मॉडल आता है, ग्रोथ आती है, तो जो प्राइस होगा वहाँ से भी शेयर जो है वो शायद पैसा बनाएगा, क्योंकि ग्रोथ है इंडस्ट्री में, सब कुछ है। तो वहाँ से वो पैसा बन सकता है। बट बहुत एक किस्म से ब्लाइंड होगा कि अगर हम इस समय ही डाल दें, क्योंकि अभी मैनेजमेंट भी हमें कुछ नहीं बता रहे कि कहाँ से क्या दिक्कतें चालू होंगी या क्या नहीं होगी। तो उस हिसाब से वो चीज़ें इंटरेस्टिंग होगी अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पर एक जो इनका एक जो रिस्क और जो एक क्रिएट होता है वो रॉ मटेरियल का रिस्क। पर रॉ मटेरियल का रिस्क आएगा तो वो सब जगह आएगा, क्योंकि पॉलीप्रोपिलीन और एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होता है। तो उस हिसाब से फिर वो चीज़ें आपको देखनी पड़ जाएंगी कि क्या वहाँ से सही चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और जब बिज़नेस टर्न अराउंड करेगा तो भले स्टॉक्स आपको 2x पे मिल जाएगा, वो अलग बात हो सकती है। बट अभी अगर हम पैसा डाल के बैठ जाएंगे तो कितना लंबा बैठना है वो नहीं पता। पर्सनली मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप वैसा नहीं मानते और आप यकीन नहीं रखते हो कि टर्न अराउंड हो ही जाएगा, मार्केट लीडर है, सब कुछ है और बहुत ईजी है टर्न अराउंड कर देना, ऐसा अगर आपको लगता है तो ज़रूर आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। हमारा काम था कि हम पूरे एनालिसिस को लेकर आ जाएं आपके सामने, क्या चल रहा है उस हिसाब से, कहाँ पे ये पहुँचे हैं, क्या इनका हमें कौन कॉल में चीज़ें बोली गई हैं। तो वो सब चीज़ें हमारा था कि बता दें। आप ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर हमें अपना फीडबैक देते रहें। थैंक यू।